चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में होगी वोटिंग। पहला चरण 27 मार्च और आखिरी 29 अप्रैल को होगा। असम में 3 चरणों में होगा मतदान। 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को होंगे घोषित। तीनों दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में 6 अप्रैल को एक ही चरण में पड़ेंगे वोट। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा बोले, चुनाव में शामिल सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले लगेगा कोरोना टीका। वोटिंग का वक्त 1 घंटे बढ़ाया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी में 0.4% की बढ़ोतरी। चालू वित्त वर्ष में पहली बार विकास दर रही सकारात्मक। बढ़ती तेल की कीमतों पर बोले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कच्चे तेल की कीमतें सर्दी के कारण बढ़ी। सर्दियां खत्म होने पर कीमतें भी धीरे धीरे कम होंगी। विपक्ष ने बयान को बताया एक क्रूर मजाक। देश भर के व्यापारी संगठनों द्वारा शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों, जीएसटी और ई-वे बिल के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का दिखा मिला जुला असर। देश के कई शहरों में रहे बाजार बंद। हरियाणा सरकार यूपी की तर्ज पर लाएगी गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक तैयार, आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में करेंगे पेश। हवाई यात्रा में कम लगेज ले जाने का मिलेगा फायदा। नए नियमों के तहत जो लोग सिर्फ कैबिन लगेज के साथ यात्रा करेंगे, उन्हें किराए में मिलेगी छूट। अमेरिका ने सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। राष्ट्रपति जो बाइडेन की मंजूरी के बाद हुआ हमला। इराक में कुछ दिन पहले हुए रॉकेट हमलों के जवाब में हुई कार्रवाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर के करीब मिली विस्फोटकों से लदी गाड़ी। मुंबई पुलिस और एसटीएफ जांच में जुटी। घर की सुरक्षा बढ़ी। कोरोना महामारी का बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नवजात बच्चों से लेकर 14 साल तक के बच्चों में कम वजन, स्टंटिंग, अशिक्षा और बाल मृत्यु दर बढ़ी है। दिल्ली स्थित संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 37.5 करोड़ हो गई है। इस रिपोर्ट को देश के 60 से ज्यादा पर्यावरण चिंतकों, प्रचारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, एकेडमिशियंस और पत्रकारों ने मिलकर जारी किया है। वार्षिक रिपोर्ट देश के अलग अलग क्षेत्रों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है, जिसका पर्यावरण पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। इनमें जलवायु परिवर्तन, उद्योग, वायु प्रदूषण और रिन्यूएबल एनर्जी समेत कई क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है। रिपोर्ट 3 खंड में विभाजित है। इनमें महामारी का आकलन और साल भर बाद उसके प्रभाव, पर्यावरण और विकास के मापदंडों पर भारत के हालात और बायोडाइवर्सिटी को लेकर भी एक एनालिसिस की गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की डायरेक्टर सुनीता नारायण ने कहा, पानी और वायु गुणवत्ता लंबे समय से खराब स्थिति में है। कई रिपोर्ट इस बात का तस्दीक करती हैं कि देश में वायु गुणवत्ता की स्थिति लगातार खराब हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन में भी नदियों के प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई। इन मोर्चों पर भारत को बहुत काम करने की जरूरत है। अगर हालात ऐसे ही बिगड़ता रहा तो लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ना तय है। सुनीता नारायण का कहना है कि महामारी की वजह से प्रकृति के साथ हमारे संबंध को भी झटका लगा है। इसकी वजह से हमारे जीवन में असमानताएं बढ़ी हैं। महामारी का जहां सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, वहां हमारा स्वास्थ्य सिस्टम चौपट रहा और शहरों जैसी सुविधा नहीं होने से काफी मुश्किलें हुई। देश के वो इलाके जहां पानी की आपूर्ति तक नहीं है, आबादी ज्यादा है और जहां लोगों के पास सुरक्षित रहने का कोई रास्ता नहीं, ऐसे इलाकों में खासा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अच्छी खबर ये है कि हम चीजों को अलग तरह से करना सीख रहे हैं। हम ऐसी टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं जो सस्ती और टिकाऊ होंगी। हमें भारत जैसे देश के लिए ये सीखने की जरूरत है कि हम अपने पर्यावरण में कैसे सुधार लाएं। हम सभी लोगों के लिए समावेशी और समान विकास के बिना पर्यावरण में सुधार नहीं कर सकते। ये एक चुनौती और अवसर है। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।
वीडियो बना साले की पुलिस वाले होकर वर्दी उतारे इसकी पूरी गुजरात के अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हो चुका है। 24 फरवरी से पहले तक इस स्टेडियम को सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। 1.32 लाख दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम का नाम बदलने पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था क्योंकि ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए उन्होंने स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री के नाम पर रखने का फैसला किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कहा कि स्टेडियम का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री मोदी ने तब सोचा था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय वो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे। वैसे अब थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के इतिहास पर नजर डालते हैं। क्रिकेट स्टेडियम की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, लेकिन वहां 23 क्रिकेट स्टेडियम ही हैं, जबकि भारत इस लिस्ट में दुनिया में अव्वल है। यहाँ 53 क्रिकेट स्टेडियम है। हालांकि इनमें से सिर्फ 24 स्टेडियम में ही इंटरनेशनल या डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जा रहा है। बहरहाल अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, लेकिन कोई भी क्रिकेटर के नाम पर नहीं है। सभी के नाम नेताओं, उद्योगपतियों, एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम पर रखे गए हैं। यहाँ तक कि 2 क्रिकेट स्टेडियम्स ऐसे हैं जिनके नाम हॉकी खिलाड़ियों के नाम पर रखे गए हैं। इनमें एक ग्वालियर का कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है और दूसरा लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके जीवित रहते हुए स्टेडियम का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनसे पहले नवी मुंबई का DY पाटिल स्टेडियम, बेंगलुरु का M चिन्नास्वामी स्टेडियम, चेन्नई का MA चिदम्बरम स्टेडियम और मोहाली का IS बिंद्रा स्टेडियम का नाम भी इन व्यक्तियों के जीवित रहते रखा गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का नाम भी SK वानखेड़े के जीवित रहते ही रखा गया था। वैसे देश में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और सभी खेलों के करीब 135 स्टेडियम्स हैं। इनमें से 16 स्टेडियम्स ऐसे हैं जिनके नाम पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर रखे गए हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 8 स्टेडियम के नाम रखे गए हैं। वहीं इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर 3-3 स्टेडियम के नाम हैं। लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 1-1 स्टेडियम है। इसके अलावा 2019 में दिल्ली के फिरोजा कोटला स्टेडियम का भी नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया था। जिस तरह से क्रिकेट स्टेडियम के नाम किसी क्रिकेटर के नाम पर नहीं है, ऐसे ही स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में भी क्रिकेटर्स का कुछ खास दबदबा नहीं है। राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन को देखें तो इनका प्रेसिडेंट कोई बड़ा व्यापारी या कोई राजनेता ही मिलेगा। जैसे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वैभव गहलोत, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। पंजाब में राजेंद्र गुप्ता हैं, जो बिजनेसमैन हैं और ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं। बिहार में राकेश कुमार तिवारी हैं, जो बिहार भाजपा के कोषाध्यक्ष भी हैं। वहीं इन सब जगहों के जिक्र के बीच में एक नाम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के सचिव हैं और साथ ही अब एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC के अध्यक्ष भी हैं। इन हालातों को देखते हुए पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी की बात याद आती है, जो उन्होंने फिरोजा कोटला स्टेडियम का नाम अरुण जेटली स्टेडियम बदलने पर कही थी। उन्होंने कहा था कि दिवंगत जेटली मूल रूप से नेता थे और संसद को उनकी यादों को संजोना चाहिए। उन्होंने कहा, नाकामी का जश्न स्मृति चिन्हों और पुतलों से नहीं मनाते, उन्हें भूल जाना होता है। आपके आसपास घिरे लोग आपको नहीं बताएंगे कि लॉर्ड्स पर WG ग्रेस, ओवल पर सर जैक हॉब्स, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सर डॉन ब्रैडमैन, बारबाडोस में सर गैरी सॉबर्स और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर शेन वॉर्न की प्रतिमाएं लगी हैं। खेल के मैदान पर खेलों से जुड़े रोल मॉडल रहने चाहिए।
प्रशासकों की जगह शीशे के उनके केबिन में ही है। डीडीसीए ये वैश्विक संस्कृति को नहीं समझता तो मैं इससे परे रहना ही ठीक समझता हूँ। मैं ऐसे स्टेडियम का हिस्सा नहीं रहना चाहता जिसकी प्राथमिकताएं ही गलत हो, जहां प्रशासकों को क्रिकेटरों से ऊपर रखा जाता हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। दादरा नगर हवेली के 7 बार के निर्दलीय सांसद, वर्तमान में निर्दलीय सांसद थे मोहन भाई देलकर की लाश 21 फरवरी को मुंबई के एक होटल में मिलती है और 16 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिलता है, जिसमें वो सीधे तौर पर दादरा नगर हवेली के जो प्रशासक हैं उनकी ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं। हमारे साथ पवन खेरा जी हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने ये कहा है कि किस तरह से उनकी प्रॉक्सिमिटी पिछले सरकार गुजरात में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के तौर पे थे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार में वो गृह राज्य मंत्री भी थे, और जिस तरह से मोहन भाई देलकर ने अपने सुसाइड नोट में सीधा आरोप उनके ऊपर लगाया है, किस तरह की परिस्थिति बनते हुए देख रहे हैं और क्या आप लोगों की मांग है? सुसाइड नोट में स्पष्ट है। उसके अलावा मैंने आपको वीडियोस आपसे साझा किए हैं, उसमें वो बार बार बताते हैं कि उन्होंने पत्र लिखे हैं प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, अन्य नेताओं को। उनको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट मिला, कोई एक्शन नहीं, कोई उत्तर नहीं। तो जाहिर सी बात है कि सुसाइड नोट पर तो कानूनन भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और जिनको नामित किया गया है, कम से कम उनको ऊंचे पदों पर बैठने का तो अधिकार नहीं है। वहां बैठकर वो प्रभावित ही कर सकते हैं जांच को, और तो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हें तुरंत हटाया जाए, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया जाए, और ताकि मरणोपरांत मोहन भाई डेलकर को कहीं कोई न्याय मिले। ये जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, जो अभी वर्तमान में वहाँ के प्रशासक हैं, उनको लेकर अभी हम लोगों ने जो वीडियो आपने दिखाया, जो पार्लियामेंट के अंदर वो सीधे तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से उनको हैरेसमेंट किया जा रहा है, इसके बावजूद पत्र लिखते हैं गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को। क्या वजह आपको लगती है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? यही हम जानना चाहते हैं, यही पूरा देश जानना चाहता है, ये तमाम वो आदिवासी लोग जानना चाहते हैं जिन्होंने हमारे मोहन भाई डेलकर को चुना, बार बार चुना, 7 बार चुना। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की और गृह मंत्री की कि प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे। उनके पत्रों का, मोहन भाई डेलकर के पत्रों का आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब जबकि उनकी मृत्यु हुए इतना समय 7-8 दिन हो गए हैं, आप अब तुरंत आपको उनको हटाना चाहिए, निलंबित करना चाहिए। थोड़ा सा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल का जो बैकग्राउंड है, पहले वो विधायक थे, फिर चुनाव हार गए। जब अमित शाह साहब गुजरात के गृह मंत्री थे और आपराधिक मामलों के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को गृह राज्य मंत्री गुजरात का बनाया था। उसके बाद वो चुनाव हार गए, हिम्मतनगर से लड़ते थे, और 2016 में उनको नरेंद्र मोदी जी ने किसी वजह से पुरस्कृत करके प्रशासक बनाया। क्या वजह हैं हम नहीं जानते, क्या मजबूरियां हैं कि उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे, हम नहीं जानते। ये तमाम सवाल हैं जो हम सब के दिमाग में हैं। सवाल तो ये भी है कि प्रशासक सामान्य तौर पे जो एक कन्वेंशन रहा है उसमें अधिकारी ब्यूरोक्रेसी से आता है, लेकिन ये एक राजनीतिक व्यक्ति को प्रशासक बनाने की, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि एकदम पड़ोस के राज्य के एक राजनीतिक व्यक्ति को आपने प्रशासक बनाया दादरा नगर हवेली का, दमन दीव का, जो कि परंपरागत तौर पे आईएएस अधिकारी को ही बनाया जाता है। तो क्या कारण रहा कि पहली बात तो आपने परंपराएं तोड़ के उनको बनाया, दूसरी बात आप उन पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, तीसरी बार अब वो व्यक्ति उसका नाम छोड़कर आत्महत्या कर चुका है, तब आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे प्रशासक के खिलाफ। तो कुछ मजबूरियां तो रही होंगी आपकी। एक आखिरी सवाल, चूंकि ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है, सुसाइड नोट भी सामने है जिसमें सीधे तौर पे आरोप लगा है, क्या डिमांड करते हैं आप लोग? एक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए और किन धाराओं में किस दर्ज? तुरंत पहले तो उन्हें निलंबित किया जाए, फिर उनके खिलाफ आपराधिक मामला बनता है, अबेटमेंट टू सुसाइड का, मर्डर का, ये तमाम चार्जेस उन पर लगाकर एक न्यायिक जांच, निष्पक्ष जांच तुरंत घोषित की जानी चाहिए। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग। धन्यवाद। तो साफ तौर से पवन खेरा जी का कहना है कि सबसे पहले तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल जो प्रशासक हैं उनको तुरंत पद से निलंबित किया जाए, और साथ ही चूंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला है तो तुरंत इस पूरे मामले में जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली। किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के बॉर्डरों पे चल रहा है। इसके साथ ही जगह जगह गांव में महापंचायतें हो रही हैं और लगातार किसान आंदोलन को जो सपोर्ट है लोगों का वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ हनन मौला हैं जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं।
जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, 26 जनवरी की घटना हुई, उसके बाद लगा कि क्या होगा, लेकिन किसान आंदोलन बढ़ता रहा। अब जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जनता का जो समर्थन है वो और बढ़ता जा रहा है। क्या स्थिति है? स्थिति बेहतर है, क्योंकि आज 93 डेज हो गया। और ये जो दिल्ली के जो आंदोलन है, दिल्ली का आंदोलन ये 2 हिस्सा है। एक दिल्ली का आंदोलन है 5 राज्यों का यहाँ दिल्ली में, और पूरा देश में अपना अपना राज्य में किसान आंदोलन कर रहा है। पूरा ऑल इंडिया प्रोग्राम हो रहा है, और हफ्ता में कुछ ना कुछ ऑल इंडिया प्रोग्राम हो रहा है, और उसमें पूरा देश का किसान पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये आंदोलन बढ़ते जा रहा है। किसान नया किसान जोड़ रहा है हर जगह से, और नॉन किसान जो है, नॉन फार्मर जो नागरिक है, उसका अंदर भी सवाल जाग रहा है, ये किसान क्यों लड़ रहा है, इसमें क्या सच्चाई है। तो उसके अंदर भी सवाल उठ रहा है। हम लोग लिटरेचर बांट रहे हैं हजारों संख्या में गांव-गांव में। तो इसलिए ये सब सवाल के आधार पर जनमत तैयार हो रहा है कि ये किसान विरोधी कानून है, और एमएसपी का कानून के बिना किसान बच नहीं सकता, और सरकार जानबूझ के इसको किसान के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, और उसको ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है, आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। यार ये सरकार जो किसान विरोधी है, ये बात धीरे धीरे नीचे तक पहुंच रहा है। तो ये आने वाला दिन में और जितना लंबा होगा, ये सरकार के लिए भारी पड़ेगा। जल्दी समाधान होता तो ख़त्म हो जाता, मगर जितना लंबा होगा हम तो प्रचार चलता रहेंगे। जैसा हमारा बड़े बड़े महापंचायत हो गया 4-5 राज्यों में, अगले हफ्ता में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर में, कलकत्ता में ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम है। राज्य ने प्रोग्राम कर रहा है, हमारा एसकेएम का लीडर वहाँ जा रहा है बात करने के लिए किसान समस्या। तो ये आंदोलन चलेगा और जब कैंपेन चलता रहेगा। और उसके साथ ही सरकार के साथ जो बातचीत है वो अभी लगभग टूट चुकी है। सरकार की तरफ से आप लोगों को किसी भी तरह से अप्रोच किया गया बातचीत के लिए, या कोई ऐसा रास्ता निकलता नज़र आ रहा है? नहीं, सरकार ऑफिशियली तो कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ भाषण दे रहा है। एक टेलीफोन दूर है, हम तो उस टेलीफोन के इंतज़ार में हैं, हम कब मिलेगा वो टेलीफोन, उसके इंतज़ार में है। हम सरकार को बोल दिया था कि सरकार के अंततः इतना अक्लमंद लोग होना चाहिए जो जब 2 महीना पहले हम इसको जो प्रस्ताव नकार दिया, उसको समझना चाहिए किसान इसमें राज़ी नहीं है, तो कोई इम्प्रूव प्रस्ताव देना चाहिए कि भाई इतना तुम्हारा राज़ी नहीं, हम तो और कुछ बढ़ा के दे रहे हैं। एक तो होता है नॉर्मली यही प्रोसेस होता है। 11 मीटिंग में जब सहमति नहीं हुआ, 12वीं मीटिंग के आने के पहले कुछ एक नया एजेंडा का साथ आना चाहिए एक। और हमारा साथ दुश्मनी करोगे, जेल में डालोगे, मारोगे, झूठे मुकदमे में फंसाओगे, पानी बिजली बंद करोगे, इस तो दुश्मनी के साथ चर्चा नहीं चलता। हम बोला था एक एटमॉस्फेयर तैयार करो और एक रिवाइज प्रस्ताव दो। ये हमारा पेंडिंग हो रहा है 1 महीने से ज़्यादा। कि ना सिर्फ लोगों को हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लोगों के साथ मारपीट की गई है, ये भी बातें सामने आ रही है। क्या है, बहुत ही गंदा बात है। ये इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं होता था, ये तो इमरजेंसी जैसा वो हरियाणा को जो मजदूर आंदोलन को जो नेता है, जिस तरह हड्डी तोड़ दिया, महिला पर जिसका अत्याचार किया, शारीरिक अत्याचार किया, ये एक बर्बरता है। ये जनवाद में बिल्कुल नहीं चल सकता। और ये सरकार फैसीवादी है, जनवादी सरकार कभी ऐसा नहीं कर सकता। जनता का आवाज़ सुनते हैं, सुलझाने का कोशिश करता है, मानविक भाषा में बात करता है, मानविक दृष्टिकोण से काम करता है। मगर ये सरकार का जो अमानविक जो आचरण है, ये देशवासी देख रहा है और इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। और एक आखिरी सवाल, जो लोग कह रहे हैं कि कितने दिन चलेगा किसान आंदोलन? आपने कहा कि 93 दिन हो चुके हैं, अभी कितने दिन चलेगी? ये तो हम बोल नहीं सकता ना। हमारा किसान का आज जाके पूछो, 5 जगह में बैठे हैं, आज भी हज़ारों बैठे हैं, आएगा जाएगा। लंबा आंदोलन में 5 लाख लोग एक साथ बैठे नहीं रहता। ये तो जिसका इतना बड़ा आंदोलन लोग देखा भी नहीं है, इसका स्वरूप देखता तो कंपेयर करता हो, उस समय ऐसा हुआ था, 100 साल में पहले बार ऐसा हो रहा है। इसलिए यही इसका अपना उदाहरण है, अपना ही अपना उदाहरण है। तो एक ऐसा आंदोलन बन रहा है, डेवलप कर रहा है। आप वॉच करो, आंदोलन लंबा होगा, कभी आएगा जाएगा, मगर छोड़ के नहीं जाएगा। ये आंदोलन चलेगा। और किसान से पूछो, बोलेंगे हम यहाँ रास्ता में मर जाएंगे, मगर बिना मांग पूरा करके नहीं जाएंगे। डिटर्मिनेशन किसान का है, तो किसान वो अपना डिटर्मिनेशन से बैठे रहेंगे, और जब तक मांग नहीं पूरा होगा आंदोलन चलता रहेगा। तो जहाँ पे 93 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, हनन मौला जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, पूर्व सांसद हैं, उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है किसान नहीं हटेंगे। सरकार से अभी बातचीत नहीं चल रही है। ये भी कहा कि वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल की देरी है, जब भी सरकार चाहे बातचीत कर सकती है।
फिलहाल जहां पे एक तरफ किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, वहीं पे सरकार चिंतित भी है। इस मुद्दे को लेकर के बैठकें भी की गई हैं और किसानों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और उनका कहना है जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी नहीं मिलती, तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। अंजलि ओझा, गो न्यूज़।